गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे थे आर ओ एआरओ की पूर्व परीक्षाएं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व कर रहे थे। और आज हमारा विषय क्या है? सब्जेक्ट विज्ञान, साइंस के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष है। प्रश्न है प्रकाश वर्ष है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। ऑप्शन डी, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। स्पष्ट है? प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं, आंसर देखते हैं। प्रकाश वर्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और क्या दूरी तय की जाती है देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये दूरी तय होती है तब होता है एक प्रकाश वर्ष, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। माप की कौन सी इकाई में को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डेसीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। स्पष्ट है? सेंटीमीटर से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। कैसे देखते हैं। एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.39 इंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। पिछले प्रश्न के माध्यम से आप लोगों ने इसका उत्तर जान लिया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी प्रकाश वेग का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, क्योंकि पिछले प्रश्न से आपने जाना कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्पष्ट है? और आपके ऑप्शंस में दिया गया है प्रकाश की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। समय का मात्रक जानते हैं ना, क्या है? सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। और आप लोग क्या जानते हैं? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। आपके ऑप्शंस सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो इसका हमें ध्यान रखना है। जल्दबाजी में नहीं टिक कर देना है कि ऑप्शन डी टिक कर दे, क्योंकि इसमें 10⁻⁹ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है आगे? आगे करते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। ये तो आप जानते ही हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁹ मीटर बराबर
10 टू पावर 2, 100 को लिख सकते हैं ना, 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। इसे हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो पावर होती है वो क्या होती है, घट जाती है ना। तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। और ये होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी ड्यूमर। हम इसे याद रखेंगे क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केल्विन। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ड्यूमर में ऋणात्मक मान होता है। स्पष्ट है? किसके पैमाने हैं ये? ताप के, टेम्परेचर के। इसको याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? किसकी इकाई? ऊष्मा की इकाई। ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है? तापमान की इकाई है। जो ऊष्मा है, ऊष्मा क्या है? ये जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा क्या होती है, एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण, तापांतर अर्थात ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा है उसे ही ऊष्मा कहते हैं। उसे ही ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और शेष सभी ऊष्मा की इकाई हैं, जैसे कैलोरी, जूल और अर्ग, ये सभी ऊष्मा की इकाई हैं, सिवाय सेंटीग्रेड के। सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में से 2 से सम्मिलित करिए। सम्मिलित नहीं, सुमेलित करिए। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप इसे क्या करेंगे? सही कर लेंगे। सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। स्पष्ट है? मूल रूप में यहाँ पर क्या करनी है? इस प्रश्न में मैचिंग करनी है। देखते हैं क्या है। एक और हमें भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी ओर उनके इकाई या फिर मात्रक दिए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, है ना। इकाई भी और मात्रक भी। तो दूसरी ओर मात्रक दिए गए हैं। पहला क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं आप, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ए का 4, ए का 4 किसी ऑप्शन में दिया गया है आपको। इस तरफ आपके उत्तर दिए गए हैं। ए का, ये रहा ए और ये रहा 4, है ना। ए का 4, इसे हम ध्यान रखेंगे। सेकंड ऑप्शन है बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, फोर्स। बी का 3, बी का 3। ऑप्शन सी कार्य, कार्य। वर्क, वर्क का मात्रक क्या होता है? वर्क का मात्रक है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। सी का 1, सी का 1। और लास्ट आवेग। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो डी का 2। इस तरह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। ओके। त्वरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है,
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पिछले प्रश्न की तरह ही है। सूची 1 को सूची 2 से, फिर से यहाँ टाइपिंग एरर है, आप क्या करेंगे? इसे ठीक कर लेंगे। सुमेलित कीजिए, स्पेस दीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिर से पिछले प्रश्न की तरह है, तो आपको मालूम हो गया इसमें क्या करना है? मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। चलिए, इस तरफ इकाई नहीं दी गई है। इकाई किस तरफ है? सूची 1 में इकाई है और दूसरी तरफ जिसमें इकाई प्रयोग की जाती है ना? चलिए, वाट। वाट जो इकाई है वो किसकी है? शक्ति की है, पावर की है। किसकी है? पावर की। तो ए का 4, देखिए 4 लिखा हुआ है कहीं? सी ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी नॉट, क्या लिखा है? नॉट। नॉट क्या है? किसकी इकाई है नॉट? समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं। समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको किस में मापते हैं? नॉट में मापते हैं। तो बी का 3, बी का 3। ऑप्शन सी नॉटिकल मील। नॉटिकल मील जो है किसका मात्रक है? किसके लिए प्रयोग करते हैं? नौ संचालन के लिए। किसके लिए? नौ संचालन के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। तो सी का 2। और लास्ट है कैलोरी। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। कैलोरी किसका मात्रक है? आपने पिछले प्रश्न में जाना था, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। तो डी का 1। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। स्पष्ट है? आपने जाना वॉट किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का मात्रक है ना? पावर का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं, जिसे वॉट कहते हैं। हो सकता है आपको प्रश्न में आने वाले एग्जाम्स में वॉट न लिखा हो, इसकी जगह पर क्या लिखा हो? जूल पर सेकंड लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी किसका मात्रक है? तो शक्ति का ही मात्रक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? कौन सी इकाई? डॉब्सन इकाई। ऑप्शन ए ओजोन सांद्रता, ऑप्शन बी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन सी भूमि नमी, ऑप्शन डी विकिरण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ओजोन सांद्रता। डॉब्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। पिछली क्लासेस आपने की हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, नहीं की हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, जिससे आपको पता चलेगा ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहाँ विज्ञान की क्लास में आपको पता चल रहा है ओजोन की जो सांद्रता है वो किस में मापते हैं? डॉब्सन इकाई से मापते हैं। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ पर फिर से टाइपिंग एरर है, आप इसे ठीक कर लेंगे, है ना? तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इससे पहले भी आप प्रश्न कर चुके हैं, तो आपको याद है कि क्या तरीका है इसे करने का। मूल रूप से हमें ये मैचिंग का प्रश्न है ना? हमारे लिए ये मैचिंग का प्रश्न है। एक ओर हमें उपकरण या यंत्र दिया गया है, दूसरी ओर मापन की गई राशि या मापने की राशि दी गई है। अमीटर, पहला ऑप्शन क्या है? अमीटर। अमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? धारा मापने के लिए करते हैं। अमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए करते हैं। कौन सी धारा? विद्युत धारा। तो कहाँ मापेंगे? विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। ए का 3, इसे याद रखना है, ए का 3 आपके बी ऑप्शन में ये मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन हाइग्रोमीटर, क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, तो ये रही सापेक्ष आर्द्रता। बी का 4 ऑप्शन सी स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला क्या है?
स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। क्या करते हैं? भार का मापन करते हैं। तो आपको पता चल गया मैचिंग क्या है? भार। तो सी का 2। और लास्ट अब एक ही बचा है जो कि है बैरोमीटर, जिसे क्या मापते हैं? वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। तो डी का 1 होगा। स्पष्ट है? इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। याद रहेगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कितना तापमान है? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए चिकित्सीय थर्मामीटर, ऑप्शन बी ताप विद्युत युग्म थर्मोमीटर, ऑप्शन सी प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो किसका प्रयोग करते हैं? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? क्या है? सही सुमेलित है। अर्थात दिए गए ऑप्शंस में से केवल एक सही है। ऑप्शन ए थर्मो रजिस्टर। यहाँ पर क्या है? गलत लिखा हुआ है। थर्मो रजिस्टर नहीं होगा, थर्मो रेसिस्टर है। आप इसे सही कर लीजिए। रेसिस्टर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ऑप्शन बी संधारित्र क्या है? थर्मामीटर है। ऑप्शन सी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी। ऑप्शन डी जंक्शन डायोड आवर्धक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थर्मो रेसिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। यही सही सुमेलित है। शेष क्या है? सभी गलत हैं। थर्मो रेसिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ये जो उपकरण है ये तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। क्या करता है? अपने प्रतिरोध को भी बदलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रडार क्या? रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को, यहाँ स्पेस दे दीजिएगा, परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। बात करें रडार की, RADAR, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्थिरता का जड़त्व। उत्तर तो आपने जान लिया, क्या है? स्थिरता का जड़त्व। यहाँ हम कुछ जानते चलते हैं, जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है? या फिर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या है? जड़त्व का नियम है। इसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। क्या हुआ इस घटना में? ये जो घटना दी गई है, जो जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, क्या करते हैं? यात्रा करते हैं तो कमर के नीचे का जो भाग है
वो ट्रेन की सतह के संपर्क में रहता है, अर्थात वो ट्रेन के साथ गतिशील रहता है, ठीक है। लेकिन जब कमर के ऊपर का भाग जो है वो क्या होता है, विरामावस्था में होता है, जिसके कारण जब ट्रेन एकाएक चलने लगती है तो पैर तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो उनमें कोई भी फर्क आपको नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन शरीर जो ऊपरी भाग है वो विरामावस्था में होता है, जिसके कारण ट्रेन में बैठे हुए यात्री का सर क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। स्पष्ट है? इसे ही कहते हैं स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। किसने दिया था? एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का नियम। कौन सा नियम है न्यूटन का? तृतीय नियम, जिसे किसी और नाम से भी जानते हैं। हाँ, क्या नाम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो क्या होता है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। याद आ गया? गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। क्या था सार्वभौमिक नियम? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्हें आता है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं आता है वो इस प्रश्न को याद रखेंगे और कम शब्दों में इस फार्मूले को याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो उसी परिदृश्य में चीजों को देखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है। कथन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कथन ए कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये सही है। क्या है? सही है। सही है कि ये उठ जाता है। पहला कथन स्टेटमेंट सही है। कारण, क्योंकि कारण जब भी पढ़ते हैं तो क्या लगाकर पढ़ते हैं? क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। यह कारण भी सही है। इसलिए क्या हो गया, आर जो है ए को जस्टिफाई करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों जहाज ऊपर उठ जाता है? क्योंकि सागर के जल का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण से जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्लियर? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप चाहे तो नीचे के ऑप्शंस नहीं देखेंगे तो भी यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 4:3, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 16:81, ऑप्शन डी 3:2, 4:9, 2:3, 16:81, 3:2। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2:3, 2:3 होगा। कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। कैसे? गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद है आप लोगों को? नहीं याद है? चलिए, फार्मूला होता है हाफ mv²। ये फार्मूला है। यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जाओं का क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। तो हम इसे k1 बराबर हाफ mv² कर लेते हैं। k2 इज इक्वल टू हाफ mv² है ना। इसको हम
देखते हैं K1/K2 इज इक्वल टू हाफ mv1² अपॉन 1/2 mv। ठीक है, ये सब क्या होगा, कट जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर रही हूँ। क्या बचेगा, v1² अपॉन v2² बचेगा। गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या दिया गया है, 4:9, 4:9, तो रख देते हैं। ठीक है, 4/9 है ना। क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, वेगों का अनुपात निकालना है। चूंकि 4/9 तो क्या हो जाएगा, जगह कम पड़ रही है, यही कर देती हूँ, v1/v2 का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना आप, इज इक्वल टू 4/9। अब होल स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, v1/v2 इज इक्वल टू, आगे कर लेते हैं, v1/v2 इज इक्वल टू √4/9। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो आएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह से होगा। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो आप उसके बेसिस पर आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। कौन सा सिद्धांत है जिस पर रॉकेट काम करता है, आवागाद्रो परिकल्पना पहला ऑप्शन है। गडरो नहीं है, यहाँ पर गाद्रो है, सही नाम इस तरह से होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रॉकेट किस पर काम करता है, सही उत्तर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें क्या होती हैं, अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है। पॉइंट है, लोगों के आवागमन के संबंध में। हाँ, ऑटोमोबाइल समझ रहे हैं ना क्या है, गाड़ियाँ, गाड़ियों के आने से क्या हुआ है, आवागमन आसान हो गया है, आने जाने की सुविधा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये सही है। लोगों के जुड़ाव के संबंध में ये भी सही है, किससे, मोबाइल से, मोबाइल के कारण लोगों के जो जुड़ाव होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। थर्ड पॉइंट है, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। क्या मोबाइल के आने से और ऑटोमोबाइल या गाड़ियों के आने से लोगों की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ी है, नहीं, इससे कोई संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 क्या है, सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। क्या है, उपोत्पाद है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी एस्फाल्ट। जो पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है जिसे हम कहते हैं, उसका क्या है उपोत्पाद, जिसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, एस्फाल्ट। किसका, एस्फाल्ट। किस विधि द्वारा इसे अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा इसे अलग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है, इसका जल में भार होगा, भरा नहीं भार होगा, सही कर लीजिएगा, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है और कह रहे हैं इसका जल में भार क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो उत्तर क्या है, 0।
जितना जल हटाया है गुब्बारे ने उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा। अर्थात इस भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम से जो भरा हुआ है उसको जब जल पर रखा गया तो उसने 200 ग्राम जल हटाया और उत्प्लावन बल भी क्या हो गया 200, उतना ही उत्प्लावन बल भी लग रहा है, जिसके कारण भार शून्य हो जाएगा। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। क्या है ये तंतु प्रकाशिकी? ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। पॉइंट 1 क्या है? पॉइंट 1 सही है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। सेकंड पॉइंट भी सही है। ऑप्शन पॉइंट 3 प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। पॉइंट 3 भी क्या है? सही है। ये भी सही है। पॉइंट 4 है भारत में प्रकाशिक तंत्र के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंधित है। ये गलत है। ऑप्शन पॉइंट 4 क्या है? गलत है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों है क्या है? सही है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। पॉइंट 3 ऑप्टिकल फाइबर संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। क्या कह रहा है प्रश्न आगे? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 3। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। पिछले प्रश्न में जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी परिक्षेपण का, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी विवर्तन का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मरीचिका का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका क्या है? एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। क्या है? वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। कहाँ बनता है ये मरीचिका? रेगिस्तान के क्षेत्रों में। कहाँ बनता है? रेगिस्तान के क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। क्या सही होगा? आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन एक तरह से फैलना है। नीला प्रकाश सबसे अधिक फैलता है। ठीक है, इस कारण से आकाश हमें क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे कम कौन प्रकीर्णित होता है? लाल। सबसे कम प्रकीर्णन किसमें होता है? लाल में, जिसके कारण लाल रंग का प्रयोग आपने देखा होगा रेड लाइट पे इस्तेमाल करते हैं ना लाल रंग, या खतरे के जो स्थान होते हैं उन्हें बताने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो प्रकीर्णित नहीं होते हैं, फैलते नहीं है। मीन्स लाल रंग स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। जो रंग फैल जाएगा वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। फैलना है मूल रूप से। अगले प्रश्न को अगला प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। ये जो वायु का बुलबुला है इसकी सतह कैसी होती है? सतह उत्तल होती है।
और व्यवहार अवतल की तरह करता है। ठीक है, व्यवहार कैसा करता है? अवतल की तरह करता है। अगला प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। क्या ऊंचाई होनी चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की, यहाँ पर व्यक्ति टाइपिंग एरर है, की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब अपने आप को, अपने शरीर को, पूरा शरीर को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पष्ट है? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।